यहाँ पर हम देखते हैं पहला चैप्टर है औद्योगिक संबंधों का परिचय, मतलब इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं उनके परिचय हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन टाइप में हम देखेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से इनका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं हम, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें एक समझने वाली चीज़ क्या है कि पहली बात तो ये जो पीडीएफ है आपको, ये आपको पेड रहेगी। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सुनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पीडीएफ से को लेना चाहते हैं तो ये पेड रहेगी। 5 रुपये पर चैप्टर के हिसाब से पीडीएफ रहेगी, मतलब एक चैप्टर का 5 रुपये, पेटीएम या फ़ोन पे जो भी करना है कर सकते हैं, क्योंकि फ्री में अगर देना थोड़ा सा मुश्किल है। और बाकी ऑडियो के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये वाली बुक है यहाँ ना आसान नहीं है, हर जगह मिलती नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना पढ़ेंगे, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है उसका सामान्य परिचय, स्वतंत्रता से पहले का काल क्या था, स्वतंत्रता के बाद का काल क्या रहा है, औद्योगिक संबंधों की अवधारणा क्या रही है, औद्योगिक विधि शास्त्र क्या है, मतलब लॉ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, उनके सामान्य परिचय, उसका उद्देश्य, उसका गठन क्यों किया गया था, भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और फिर औद्योगिक मनोविज्ञान, उनके बाद में फिर थोड़े से कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में कुछ कहाँ से उसका रेफरेंस लिया गया वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना में क्या बताया गया है। प्रीएम्बल में बताया गया है कि उसका जो औद्योगिक लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल लॉ की परिभाषा और इंडस्ट्रियल लॉ के इतिहास का वर्णन यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि इंटरनेशनल श्रम संगठन की भूमिका, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, और औद्योगिक संबंधों की अवधारणा को समझते हुए हम श्रम विधि शास्त्र को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बतलाया गया है कि जो लेबर लॉ है उसको बड़े आसान तरीके से यहाँ पर बताया गया है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो कि उद्योगों में अपनाई जाती है, जैसे कि औद्योगिक मनोविज्ञान को भी यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बताया गया है कि औद्योगिक मनोविज्ञान होता क्या है। अब देखिए, इसका इंडस्ट्रियल लॉ के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ पर कौन कौन से उद्देश्यों को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लॉ के। औद्योगिक संबंधों के परिचय तथा औद्योगिक संबंधों को स्पष्ट रूप से हम समझ पाएंगे कि उद्योगों के बीच में संबंध किस तरीके से हुआ है। तो उद्योगों के जो संबंध के परिचय है, औद्योगिक संबंधों का किस तरीके से परिचय और उद्योगों का संबंध किस तरीके से है उसको हम समझ पाएंगे। औद्योगिक लॉ के इतिहास को हम जान पाएंगे, औद्योगिक संबंधों की अवधारणा को हम जान पाएंगे, औद्योगिक विधि शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो क्या भूमिका रही है और श्रम विधियाँ में उसे हम जान पाएंगे, और औद्योगिक संबंधों में औद्योगिक मनोविज्ञान के महत्व को भी हम यहाँ पर समझ पाएंगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, औद्योगिक संबंध से हमारा तात्पर्य क्या है कि उद्योगों और श्रमिकों के बीच में संबंध। औद्योगिक संबंध मतलब क्या है, जो भी उद्योग है, जो भी इंडस्ट्री है और उसके अंदर जो काम करने वाले लेबर हैं उनके बीच में संबंध किस तरीके से है। अर्थात हम कह सकते हैं नियोजक और कर्मकारों के बीच के संबंध को हम औद्योगिक संबंधों की संज्ञा दे सकते हैं। औद्योगिक संबंधों का अर्थ है प्रबंधन और कर्मचारी के बीच संबंध, कर्मकार संघों और प्रबंधन के बीच संबंध, नियोजक और नियोजकों के बीच संबंध, कर्मकार और कर्मकारों के बीच में जो संबंध है वही हम औद्योगिक संबंध में सब जानते हैं। ठीक है, औद्योगिक संबंध की आवश्यकता प्राचीन समय से ही श्रमिकों की स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर महसूस हुई है। प्राचीन समय में औद्योगिक संबंध नहीं हुआ करते थे, केवल मालिक और सेवक के संबंध हुआ करते थे, और यह संबंध सिर्फ मजदूरी भुगतान और श्रम तक ही सीमित थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में श्रमिकों के विकास का रास्ता यहाँ पर सुलभ करना आवश्यक था, और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए श्रमिकों के लिए यहाँ पर श्रम कानून यहाँ पर क्या हो गए थे, जरूरी हो गए थे 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, जिससे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के साथ व्यवहार सामान्य हो, उनकी समस्याओं का समाधान सामान्य रूप से तथा परामर्श के द्वारा किया जा सके। क्योंकि प्रबंधन व श्रमिकों के संबंध बहुत ही नाजुक व द्वंद्वकारी होते हैं, क्योंकि कर्मकार जब पूर्ण निष्ठा से कार्य करता है या श्रम करता है तो प्रबंधन से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करता है। तात्पर्य यह है कि श्रमिक वर्ग शोषण से कतराने लगा है। औद्योगिक संबंधों से वह शोषण कम और कहा जा सकता है कि श्रमिकों के लिए मालिक नौकर वाली मानसिकता में परिवर्तन दिखाई देने लगा है, और इस प्रकार से नवीन संबंध जैसे कि औद्योगिक संबंधों का यहाँ पर
जन्म हुआ है। अब औद्योगिक संबंधों का फायदा क्या है? तो औद्योगिक संबंध क्यों जनरेट हुए हैं? श्रमिकों के हित के लिए ये जनरेट हुए हैं। अब भारत में औद्योगिक विधायन का इतिहास क्या रहा है, मतलब हिस्ट्री क्या रहा है? इंडस्ट्रियल जो लेजिस्लेशन है, विधायन जो भी लेजिस्लेशन है, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। तो देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे धन धनोपार्जन करना पड़ता है, मतलब धन का अर्जन करना पड़ता है। इसलिए वह कठिन परिश्रम हेतु सदा तत्पर रह करके परिश्रम करता है। और इस विकासशील समाज में मनुष्य अपने परिवार के पालन पोषण हेतु उद्योगों, कारखानों, व्यापारियों व अन्य जो भी प्रतिष्ठान होते हैं उनमें कार्य करता है। श्रम से तात्पर्य है कि मानव द्वारा किए गए सभी शारीरिक और मानसिक कार्य से है, जो कि धन के बदले में या धन प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं। धन के प्रतिफल के रूप में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। ठीक है। श्रमिक और प्रबंधन के बीच के संबंधों को स्वस्थ रूप में विकसित करने हेतु औद्योगिक संबंधों का जन्म हुआ है, जिसके द्वारा श्रमिक और प्रबंधकों के बीच की दूरियां को भरने का प्रयास किया जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में औद्योगिक संबंधों का विकास हुआ। वह श्रमिकों और मालिकों के बीच में संबंधों में मदद मिली। और अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में कल्याणकारी कार्यों का प्रारंभ सर्वप्रथम श्रमिकों में दासत्व और उनकी दशा सुधारने के लिए वर्ष 1917 में वाशिंगटन में हुए सम्मेलन में किया गया था। ठीक है। उक्त सम्मेलन में शामिल भारत सहित कई देशों ने श्रमिकों की स्थितियों में सुधार करने के विस्तार हेतु संकल्प लिया। मजदूरों की स्थितियों को सुधारने के लिए बंगाल और मुंबई में उचित सलाह देने तथा औद्योगिक शांति स्थापना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, और औद्योगिक न्याय, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने हेतु कमेटियां यहाँ पर नियुक्त की गई। औद्योगिक विधायनों के इतिहास के 3 चरणों में विभाजित किया गया है और उनके इतिहास को समझने के लिए हमें तीनों चरणों को यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं तीनों चरण? देखिए, 3 स्टेप हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन में बताई गई हैं। पहला है प्रारंभिक काल, जो कि ईयरली पीरियड माना जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन के प्रारंभिक काल में सर्वप्रथम 1855 में घातक दुर्घटना हुई थी। इंडस्ट्रियल फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1980, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 हुआ था। इंडस्ट्रियल फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 लागू हुआ था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था श्रमिकों में होने वाली घातक दुर्घटना के लिए दायित्व आरोपित करना, जिससे कि श्रमिकों के साथ होने वाली दुर्घटना में कोई आसानी से मुंह न मोड़ सके। इसके पश्चात कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1860 पारित हुआ। ठीक है। और जिसका मुख्य उद्देश्य था कर्मकारों के द्वारा संविदा भंग किए जाने पर दंड का प्रावधान होने से कर्मकारों में रोष व्याप्त हो गया था। इस प्रकार के विधान से असंतुष्ट होते हुए दिखाई दिए। इसी व्यवस्था को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने औद्योगिक कमीशन की स्थापना 1875 में की थी और कमीशन के द्वारा बालकों के नियोजन पर रोक, अवकाश प्रदान करना और खतरनाक मशीनों के घेरने यानी ढकने के संबंध में यहाँ पर नियम बनाए गए थे। उसके बाद में कर्मकारों की दशा में सुधार लाने हेतु 1881 में कर्मकारों को और नियोजकों के विवाद और कारखाना अधिनियम जो आया था, मतलब फैक्ट्री एक्ट 1890 आया था। फैक्ट्री एक्ट 1890 में क्या बताया गया था? खान मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सन 1901 में भारतीय खान अधिनियम 1901 आया था, मतलब इंडियन माइंस एक्ट 1901 आया, पारित हुआ था। और इस प्रकार प्रथम चरण में हमने देखा था कि मजदूरों की दशाओं के विवाद हेतु कल्याण हेतु काफ़ी प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास जो थे वो काफ़ी अधूरे थे, कंप्लीट नहीं थे प्रयास। इसलिए पुनः प्रयासों का दौर जारी रहा, जिसे स्वतंत्रता के पूर्व के काल के नाम से जाना जाता है। फिर स्वतंत्रता के पूर्व के काल की बात करें, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व और प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात वर्ष 1918 से 1947 के बीच का काल, जिसमें श्रमिकों में चेतना जागृत होकर के दासत्व की समाप्ति हो चुकी थी। औद्योगिक कारखानों में लगातार विकास और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते गए और उद्योग स्वामियों और श्रमिकों के बीच के संबंध परिवर्तन दिखाई देने लगा। साथ ही व्यक्तिगत रूप से कई संविधाएं समाप्त होने लगी। सामूहिक सौदेबाजी, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रधानता प्रदान की जाने लगी। इस प्रकार श्रमिक वर्ग का कल्याणकारी विकास का काल प्रारंभ हो गया और स्वतंत्रता के पूर्व के काल में कुछ अधिनियम भी पारित हुए हैं जो कर्मकार और श्रमिकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जैसे कि इस टाइप के एक्ट पारित हुए हैं यहाँ पर। एक हुआ है खान मातृत्व लाभ अधिनियम, यानी माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1921। तो इस अधिनियम में बताया गया है कि खान में कार्यरत महिला श्रमिकों को प्रसव काल में अवकाश और मातृत्व लाभ की सुविधा देने के लिए
उपबंध किए गए हैं। फिर माइंस अमेंडमेंट एक्ट 1923 आता है। इस अधिनियम को पारित करके खनिज में कार्य करने वाले मजदूरों के लाभों के प्रावधानों को लाया गया और भारतीय खान अधिनियम 1901 के दोषों को दूर किया गया। फिर आता है वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, मतलब कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923, जिससे नियोजन के दौरान होने वाली दुर्घटना या क्षति के बदले क्षतिपूर्ति देने हेतु प्रावधान किया गया है और यही सामाजिक न्याय भी प्रदान करता है। उसके बाद में आता है भारतीय मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1923। इस अधिनियम में समुद्री जहाजों में कार्यरत श्रमिक या कर्मकारों की दशा सुधारने के लिए प्रावधान और सुरक्षा हेतु नियोजकों पर कर्तव्य आरोपित किया गया है और बालकों को समुद्री कार्यों में नियोजन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। फिर है भारतीय बॉयलर अधिनियम, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923। इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 के अधिनियम में वाष्प या बॉयलर में कार्य करने की शर्तें व सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को यहाँ पर समाहित किया गया है। फिर व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, जिसे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बोलते हैं, व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रेशन और सम संगठन हेतु प्रावधान करता है। फिर बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 में बालकों को काम लेना और उसे संविदा करने पर रोक जैसे प्रावधानों को पारित किया गया है। इंडियन डॉक लेबर्स अधिनियम 1934। उसके बाद में कौन सा एक्ट आया? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में नियोजकों के द्वारा मजदूरी के भुगतान हेतु समय सीमा के निर्धारण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। उसके बाद में नियोजक दायित्व अधिनियम 1938 में नियोजकों के दायित्वों का वर्णन किया गया था। फिर औद्योगिक नियोजन यानी स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में उद्योगों में नियोजन हेतु प्रावधान किया गया था। इन अधिनियमों के अलावा भी श्रमिकों से संबंधित जैसे कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1890, बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1937 भी पारित किया गया था। और फिर स्वतंत्रता के पश्चात लगातार श्रमिकों हेतु नए कानून बना करके उनकी सुरक्षा हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि स्वतंत्रता के पश्चात का काल हम देखें, स्वतंत्रता के पूर्व हमने देखा कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्य करने की शर्तें आदि से संबंधित बहुत से जो लेजिस्लेशन है पारित किए गए थे, लेकिन हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात के काल में बहुत से अधिनियम निर्मित किए गए थे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और सन 1947 से आज तक भारत ने अनेक विधायन पारित किए हैं और सर्वोपरि भारतीय संविधान में भी महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार यह देखा गया है कि भारतीय संविधान में अनेक अधिनियम और लेजिस्लेशन विधायकों को पारित किया गया है, जिसमें कुछ लिखित में है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, यह अधिनियम श्रमिकों और प्रबंधकों के विवादों में निपटारे हेतु लाया गया है। उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के विवादों को सुलझाना सहज किया गया है। यह अधिनियम श्रमिकों और श्रमिकों के बीच में या नियोजकों के बीच में या श्रमिकों या नियोजकों के बीच में विवाद के निपटारे को ला जाता है। न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो आया था 1948, इस अधिनियम के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारण प्रक्रिया को बदलाया गया है। फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था की गई है और उक्त अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों के बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। फिर कारखाना अधिनियम 1948, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948। इस अधिनियम में कारखानों में कार्यरत कर्मकारों की स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। फिर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध, कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध है, ईपीएफ एक्ट 1952 बोलते हैं इसको। इसमें कर्मकारों व नियोजकों के अंशदान के द्वारा कर्मकारों और खातों में भविष्य की सुरक्षा हेतु पूंजी जमा करने का प्रावधान करता है। फिर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, जिसे हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पर बोलते हैं इसको। महिलाओं को प्रसव सुविधा मुहैया कराना और प्रसव में अवकाश हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक है।
फिर है ठीक श्रम नियमन या उत्पादन यानी अधिनियम 1970 और बाल श्रम अधिनियम उन्मूलन अधिनियम 1986 की भूमिका यहाँ पर दिखाई देती है। फिर आता है एक उत्पादन सदाय अधिनियम 1972। उक्त अधिनियम में उत्पादन के सकाय हेतु प्रावधान करता है और उत्पादन के रूप में किए जाने वाले भुगतान की गणना का प्रावधान करता है। फिर है बोनस सकाय अधिनियम 1965 में नियोजकों को होने वाले लाभों से बोनस का प्रावधान करता है। ठीक है। और फिर है बंधुआ मजदूरी बॉन्डेड लेबर सिस्टम 1976। इस अधिनियम में श्रमिकों को संविदा द्वारा बंधुआ मजदूरी के रूप में रखने की रोक लगाई गई है। फिर है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976। इसमें स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार शोषण पर रोक लगाई गई है। फिर दुकान स्थापना अधिनियम 1978। दुकान भी वाणिज्य में मानी जाती है, इसलिए उसे नियंत्रित करना, उसे कार्यरत श्रमिकों के कार्यों के घंटे और दुकान के खुलने और बंद होने के समय का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 भी कार्यस्थल महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, और बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, क्योंकि एज ए ऑडियो फॉर्मेट में है, ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। धन्यवाद।